जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं सब क्वेश्चन हमारे सिलेबस पर आधारित होते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसी आधार पर हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार पिछली वीडियो देखो, क्योंकि अभी तक हम अपना कुमाऊनी गढ़वाली शब्द और लोकोक्ति और जो हमारा पत्र लेखन का टॉपिक है वो कंप्लीट करा चुके हैं। बहुत जल्द आपको हिंदी साहित्य के जो हमारे 24 कवि हैं इनकी पूरी एक मैराथन वीडियो मिलने वाली है, जो 2 से 3 दिन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको 24 के 24 कवि एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना महाविद्यालय को किस रूप में भेजी जाती है, बताइए। जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश और नियमों में थोड़ा बहुत भी संशोधन किया जाता है, वह सूचना जब महाविद्यालयों तक आती है तो किस पत्र के माध्यम से आती है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ये दिया गया है अधिसूचना द्वारा, परिपत्र द्वारा, सरकारी पत्र द्वारा या कार्यालय आदेश द्वारा। तो ना कार्यालय आदेश होता है, ना ही सरकारी पत्र होता है, ना अधिसूचना होता है। क्या होता है, परिपत्र के माध्यम से ये सूचना हमारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। जितने टॉपिक है सभी से क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। अगला देखते हैं जो दिया गया है, निविदा सूचना। जो हमारा टेंडर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। निविदा सूचना अर्थात टेंडर का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। जो हमारे टेंडर जारी होते हैं क्या उसका उद्देश्य होता है, तो याद रखना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी करना, सामान की आपूर्ति करवाना। तो तीनों ही कार्य होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है, तीनों ऑप्शन जो हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमारा विशेषण से, बताइए विशेषण के बारे में क्या पूछा गया है कि विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, या विशेषण में जो लिंग और वचन बदलते हैं किसके अनुसार बदल जाते हैं। देखो बात की गई है विशेषण के बारे में, किसके बारे में पूछा गया है, विशेषण के बारे में। विशेषण में लिंग और वचन किसके आधार पर बदलते हैं। विशेषण के आधार पर पूछा जाए तो बताना विशेष्य, किस आधार पर, विशेष्य। अगर क्वेश्चन होता है सर्वनाम से, ठीक है, सर्वनाम में जो बदलाव किया जाता है किस आधार पर होता है, तो ये होता हमारा क्रिया के आधार पर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन जो विशेषण के फॉर्मेट में है अगर सर्वनाम के में होता तो क्रिया हमारा आंसर हो जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। याद रखना विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, तो बताना विशेष्य के अनुसार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, और क्या पूछा गया है, लोकोक्ति से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया गया है, तू जालू, और आगे एक शब्द लिखा हुआ है बक, बै और ख। तू जालू बक भाग जालू कक, लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होने वाला है, बताइए। इसका अर्थ जो है, तू जालू बक, तू कहीं भी चला जाए। उसके बाद भाग मतलब जो भाग्य होता है, जो नसीब होता है, साथ जाता है। कहने का मतलब तू कहीं भी चला जाए या तुम कहीं भी चले जाओ, भाग्य आपके साथ ही रहता है। कहने का मतलब नसीब का हमेशा साथ होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति याद रखना, तू जालू बक, भाग्य जो भाग है, जालू कक, लोकोक्ति का क्या हमारा अर्थ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा सर्वनाम से क्वेश्चन है, बताइए। सर्वनाम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, और क्या बताना है इसमें। कोई आदमी धन की चाह रखता है तो कोई संतान की। उपरोक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है, बताइए। जो ऊपर वाक्य दिया गया है उसमें कौन सा हमारा सही नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। कोई आदमी धन की चाह रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर कौन सा हमारा
ऑप्शन गलत होने वाला है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब ऑप्शन ए में दिया गया है जो प्रथम शब्द हमारा कोई दिया गया है, प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। जी सर, पहला क्या है हमारा, संज्ञा से पहले क्या बना, सार्वनामिक है, तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही दिया गया है। दूसरा, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। जी सर, ये भी सही है। जब एक हमारा सार्वनामिक विशेषण बना और एक सर्वनाम बना, दोनों सही है। आगे क्या दिया गया है, दोनों बार आया हुआ कोई शब्द जो दिया गया है, कोई आदमी धन की चाह रखता है, कोई संतान की, दोनों बार आया हुआ कोई शब्द सार्वनामिक है। जी सर, गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी में शुद्ध दिया गया है, तो सी में अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, कोई शब्द का प्रयोग हम सर्वनाम के आधार पर भी कर सकते हैं और विशेषण दोनों के रूप में होता है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण भी होता है और कोई सर्वनाम भी होता है, तो डी भी सही है। कौन सा हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत आ जाएगा। अब क्वेश्चन देख सकते हो किस किस तरह से क्वेश्चन अब बनाए जाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है और क्या पूछा है। इंद्रारी किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए। इंद्रारी किसका हमारा पर्यायवाची शब्द है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, इंद्र, इंद्रारी क्या इंद्र का है, क्या हनुमान का, ब्रह्मा जी का, या दानव का, बताइए। इंद्रारी किसका हमारा पर्यायवाची है। इंद्रारी जो होता है आपको याद रखना है, ये होता है आपका, एक होता है धनुज, दूसरा दानव, धनुज, दानव, नेक्स्ट धनुज, दानव, दैत्य, सुरारी। एक साथ जोड़ते हुए चलना, जब कभी भी पर्यायवाची करो एक ही साथ जोड़ना, धनुष, दानव, दैत्य, सुरारी, उसके बाद इंद्रारी, नेक्स्ट होता है असुर। क्या होता है, असुर। नेक्स्ट तमीचर, तमी मतलब रात में चरने वाला, तमीचर। उसके बाद आएगा निशाचर, निशा मतलब रात में चरने वाला। उसके बाद नेक्स्ट आएगा यतुधान, ठीक, और लास्ट रजनीचर, रजनी मतलब रात में चरने वाला, ठीक। तो ये सब किसके हैं हमारे, धनुष, दानव, दैत्य, सुरारी, इंद्रारी, सब हमारे राक्षस के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, दानव अर्थात राक्षस। तो इंद्रारी किसका है, दानव का पर्यायवाची हमारा शब्द है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और लोकोक्ति आई हमारी, और क्या पूछा गया है इसमें, घर न वर्ण अतर वर्ण, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है, बताइए। क्या हमारा सही आंसर होने वाला है, घर न वर्ण अतर वर्ण, अर्थात घर के न घाट के, जो बीच मझधार में फंस जाते हैं, जो दिया गया है, घर न वर्ण अतर वर्ण, न घर के न घाट के, अर्थात बीच में फंस जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। ये नहीं पूछा है कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये पूछा है किसकी देन है, किसने हमें हिंदी शब्द या नाम दिया है। आर्यों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने, तुर्कियों ने। तो ये जो नाम है किसके द्वारा दिया गया है, ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्या हमारा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है हमारा बड़ा से, ऐसा शब्द पूछा है जो ओष्ठ भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो, मतलब 4 गुण हो उसके अंदर, कौन सा हमारा ऐसा होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो देख लेते हैं जो पूछा है, पहले दिया गया है ओष्ठ। ओष्ठ क्या क्या होते हैं हमारे, कंठ, कंठ, तालु, नेक्स्ट मूर्धा, दंत और ओष्ठ। पहले तो ये पूछा गया कि ओष्ठ से शुरू करना है हमें, ना तो कंठ होगा, ना तालु होगा, ना मूर्धा होगा, ना दंत होगा, ओष्ठ होगा। ओष्ठ में क्या क्या आते हैं हमारे, चेक कर लेते। हमारा पहले पे आता है, शुरुआत पे से होती है, उसके बाद फे आता है, फिर बे आता है, भे आता है और में आता है।
ये हमारे ओस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे पूछा स्पर्श व्यंजन भी, तो स्पर्श व्यंजन तो ये सभी होते हैं, ये बात भी सही है। आगे बोला अल्प प्राण हूं, क्या पूछा है? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण तो पहला, तीसरा और हमारा पांचवा वर्ण होता है, ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। ठीक है, इस आधार से अपने कटते हुए चले जाएंगे। आगे देखते हैं अल्प प्राण के बाद अघोष भी हो, तो अघोष हमारे शुरू के दोनों होते हैं, अघोष। ठीक है, तो इस आधार से तो हमारा सिर्फ एक शब्द बनता है जो बनेगा हमारा पै। पै जो है हमारा ओष्ठ भी है, स्पर्श भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। सारी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? हमारा पै पूरी करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्या बोला गया है? एक ही ध्वनि का द्वित्व, मतलब दोबारा एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? कहने का मतलब जब एक ही ध्वनि दोबारा आती है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आपने बहुत देखा होगा और पूछा भी जाता है, शब्द आता है दिल्ली, अन्य शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द और लिख देते हैं दिक्कत, दिल्ली, दिक्कत। नेक्स्ट जो होता हमारा अक्षुण, आता है अक्षुण। ठीक है, तो इस तरह से जो रिपीट हुए हैं ये दोनों, जैसे दिल्ली में दोनों लय, दिक्कत में क्या है और इसमें अक्षुण में अणय। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है? तो बताना। ये क्या बना देते हैं? युग्मक ध्वनि बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वाले शब्द क्या बन जाते हैं? हमारे युग्मक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। और क्या पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कौन इस पुरस्कार को प्रदान करता है? ऑप्शन भी दिए गए हैं हमारे। पहला क्या बोला गया है? गृह मंत्रालय, के बिरला फाउंडेशन, उसके बाद नेक्स्ट हिंदी साहित्य अकेडमी या सूचना प्रसारण मंत्रालय। ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो हमारा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हिंदी साहित्य में इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है, इसी वजह से ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में जो चीजें जानकारी याद रखनी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो बताना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 61 में। और पहली बार दिया कब गया था? तो बताना 1965 में पहली बार वितरण किया गया था, जबकि स्थापना 61 में और पहली बार कब दिया गया? 65 में। किस व्यक्ति को दिया गया था सर्वप्रथम? तो एक व्यक्ति थे, नाम है जी शंकर कुरुप, नाम था व्यक्ति का। ठीक है, किस भाषा में दिया गया था? तो इन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के दिया गया? मलयालम। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं जो मलयालम भाषा में कौन सी रचना थी, तो रचना का नाम आता है ओड कुजाल। रचना पूछी जाती है, याद रखना, ओड कुजाल। ठीक है, इस रचना के लिए इन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात कर लेते, धनराशि कितनी है, कितना इसमें पैसा दिया जाता है, जो धन होता है? तो बताना 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अगर बात कर लेते हैं भाषाओं में, तो बताना हमारे संविधान की जो 22 भाषाएं थी इसमें पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 2018 में एक और भाषा जोड़ दी। कब? 2018 में। कौन सी? अंग्रेजी। जबकि अंग्रेजी हमारे संविधान की भाषा में नहीं है, और अंग्रेजी में सर्वप्रथम 2018 में एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। व्यक्ति का नाम है अमिताभ घोष। क्या नाम है? अमिताभ घोष नामक व्यक्ति को सर्वप्रथम अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया गया है, जबकि अंग्रेजी में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये अंग्रेजी हमारे संविधान की 22 भाषा में नहीं आती है। ठीक है, इतनी जानकारी याद रखना। बात कर लेते हैं कि पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। तो महिला का नाम आता है आशापूर्ण देवी। आशा पूर्णा देवी। किस महिला को दिया गया था? आशा पूर्णा देवी को दिया गया सर्वप्रथम। किस भाषा में दिया गया था? बंगाली भाषा में। जबकि पुरुष मलयालम के हैं और महिला बंगाली है।
अगर बात कर लेते हैं बंगाली भाषा में रचना क्या थी, तो रचना का नाम है प्रतिश्रुति। इस रचना के लिए यह पुरस्कार, ठीक है, आशापूर्ण देवी को दिया गया था। तो ये जानकारी इसके बारे में है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो बताना ये दिया जाता है हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बारे में और जो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हिंदी के क्षेत्र में, कि अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारी भाषा है हिंदी, कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है हिंदी भाषा में, तो व्यक्ति आते हैं 11, ठीक है, और 11 इसकी लाख रुपए धनराशि है, दोनों चीजों को जोड़ देना। अन्य जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, बात कर लेते हैं प्रथम व्यक्ति की। हिंदी के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो व्यक्ति का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। किसे दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1968 में। किस रचना के लिए दिया गया था, चिदम्बरा। किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा। बात कर लेते हैं चिदम्बरा कब लिखी गई थी, तो बताना 1958 में लिखी गई थी, जबकि 68 में 10 साल बाद यह पुरस्कार दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं पहली महिला अगर पूछी जाए, तो महिला आ जाएगी हमारी हिंदी के क्षेत्र में सिर्फ महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा को कब दिया गया था, तो बताना 1982 में यह पुरस्कार दिया गया था। यामा रचना के लिए दिया गया था। और यामा रचना इन्होंने कब लिखी थी, तो बताना ये लिखी थी यामा 1936 में, ठीक है। देखो लिखने की भी डेट याद रखनी है, मतलब सन कब लिखी गई और कब पुरस्कार दिया गया, दो अलग अलग चीजें। इसी आधार पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानकारी थी। कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है अभी तक, 11 व्यक्ति, ठीक। हिंदी के क्षेत्र में भी याद रखना 11 व्यक्ति हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो और बातें करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अभी इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ इसका क्या दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। हिंदी हमारे लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला दिया गया प्रश्नवाचक, उसके बाद पूर्ण विराम, योजक चिन्ह या लाघव निर्देशक चिन्ह। बताइए कौन सा होता है जिसका प्रयोग हिंदी में सर्वाधिक किया जाता है। तो देखो हिंदी के बारे में, हिंदी लेखन में सर्वाधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो बता पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है हिंदी में सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। विराम चिन्हों के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको याद रखना है। पूछा जाए विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो विराम चिन्हों की संख्या होती है 20। कितनी होती है विराम चिन्हों की संख्या, 20 होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है और क्या पूछा गया है। टिकट घर में घर किस भाषा का शब्द है। देखो टिकट घर के बारे में पूछा है, जबकि टिकट घर होता तो पूरा ये हम बता देते हमारे टिकट घर कैसा है, ये संकर शब्द है। ये तो पता ही होगा कि टिकट घर कैसा शब्द है, हमारा संकर शब्द है। लेकिन यहां पूछा टिकट घर में सिर्फ घर बताना है, कौन सी भाषा का शब्द है। ऑप्शन भी दे दिए, हिंदी, संस्कृत, अरबी या फारसी। तो टिकट घर में जो घर शब्द है हमारा ये हिंदी का है, सही है। किस भाषा का है, तो हिंदी भाषा का हमारा शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए क्या पूछा गया है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा किस अनुच्छेद में आती है। अनुच्छेद पूछा है और पत्र व्यवहार की भाषा पूछिए जो हमारे किसके अंतर्गत आती है, बताइए। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जब पत्र व्यवहार हम करते हैं तो वह हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राजभाषा आयोग के बारे में तो आपको पता होगा कौन से भाग में आता है, तो भाग 17 में इसका प्रावधान किया गया है। यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद दिया गया है 343, इसमें किसका प्रावधान है, तो इसमें हमारे संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। संघ की राजभाषा क्या दी गई है, हिंदी दी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है 44, इसमें क्या है,
राजभाषा आयोग की बात की गई है। राजभाषा आयोग का गठन किया गया है किसमें? अनुच्छेद 344 में। 345 में क्या है? इसके अंतर्गत आती है राज्यों की भाषा। जो हमारे राज्यों की भाषा होती है, सभी राज्यों की जो अलग अलग है, वो अनुच्छेद 345 में। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर हो जाएगा, जो दिया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा आती है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है बताना? अनुच्छेद 346 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। ठीक है, चारों ही अनुच्छेद इंपोर्टेंट है जो दिया गया है। 343 इसमें पूछा जाता है कि हमारी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी, वो भी आ जाती है देवनागरी लिपि। सब किसके अंतर्गत? 343 के अंतर्गत इनका प्रावधान है। और देवनागरी लिपि को अपनाने वाला हमारा पहला राज्य पूछा जाए तो बताना गुजरात था। ठीक, देवनागरी लिपि को अपनाने वाला पहला राज्य गुजरात। किसमें प्रावधान है? 343 में। उसके बाद बात करेंगे हिंदी के लिए एक आयोग का गठन। आयोग के गठन की बात हो रही है तो 344। राज्यों की भाषा जो अलग अलग है 345। और जो क्वेश्चन पूछा गया था ये हमारा 46 के अंतर्गत आ जाएगा, 346। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है छायावाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? बताइए, छायावाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं छायावाद के बारे में। यहीं पे आप इसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना छायावाद के बारे में। अगर पूछा जाए छायावाद शब्द कौन लाया था या छायावाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो व्यक्ति का नाम है मुकुटधर पांडे। क्या नाम है? मुकुटधर पांडे जी थे। सही है, मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का निर्माण किया है, नामकरण किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिए गए हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें क्या बोला जाता है? छायावाद का महेश बोला जाता है। छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद सुमित्रंदन पंत को क्या बोला गया? छायावाद का विष्णु बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाएंगे छायावाद में। महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत क्या है? विष्णु। उसके बाद जयशंकर प्रसाद क्या है? ये याद रखना, एक तो ये जनक है। पूछा जाए छायावाद का जनक कौन है या संस्थापक, तो आंसर भी हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के संस्थापक अर्थात जनक है। और इन्हें क्या बोलते हैं? तो छायावाद का ब्रह्मा इन्हें ही बोला जाता है। छायावाद का ब्रह्मा किसे बोला जाता है? जयशंकर प्रसाद। आ गई महादेवी वर्मा, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है छायावाद के सरस्वती। किसे बोला जाता है तो बताना महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, कितने स्तंभ है? 4। चारों ऑप्शन में आ गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु सुमित्रानंदन पंत और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा हमारी सरस्वती है। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है संस्थापक, तो जयशंकर प्रसाद संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय हमारा लगा हुआ है? बुढ़ापा में बात कर लेते हैं कि हमारा मूल शब्द क्या होगा। तो बुढ़ापा में जो हमारा मूल शब्द होगा वो बूढ़ा होगा। और प्रत्यय क्या लगा हुआ है? पा, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कौन सा मूल शब्द बनेगा बुढ़ापे में। मूल शब्द क्या होगा? बूढ़ा, और प्रत्यय क्या है? पा। टोटल बनेगा बुढ़ापा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या है? बताइए, जो भाववाचक संज्ञा हमारा ज्यादती किस विशेषण शब्द से बना हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता रहता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितनी तरह से होता है। तो हमें पता है भाववाचक संज्ञा जो होती है इसका निर्माण हम 5 तरह से कर लेते हैं। कितनी तरह से कर लेते हैं? 5 तरह से। जैसे हो जाता है जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से हमारी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषण से, जो हमारा क्वेश्चन पूछा भी गया है।
तो विशेषण से ही भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सर्वनाम से भी हमारी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया से बनाई जाती है, जैसे तैरने से तैराक अभी पूछा गया था। अन्य अव्यय से बनाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञा कितने तरह से बनाई जा सकती है, तो बताना 5 तरह से बनाई जा सकती है। जातिवाचक, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हमारा जाति शब्द है, ये जो भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से बना है, तो ये बना हमारा ज्यादा विशेषण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया से, और क्रिया में क्या पूछा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। कौन सी है इन 4 ऑप्शन में, कौन सी क्रिया है हमारी जो प्रेरणार्थक क्रिया दी गई है। दिलाना, दिलाना, उठना, चलना और उसके बाद उड़ना। तो देखो, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब हम कोई कार्य दूसरे से करवाते हैं। जब हम कोई कार्य स्वयं ना कर कर किसी दूसरे से करवाएं, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और इन 4 ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन वो सटीक मानते हो जिसमें हम दूसरे से कार्य करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दिलाना। जैसे कोई बच्चा अपने पिताजी से बोल सकता है, पिताजी यह पुस्तक मुझे दिलाना, यह पुस्तक मुझे दिलाना। इसी आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन में आप बोल के देखो, ना ही आप किसी से करवा सकते हो, सीधा डायरेक्ट करता ही कार्य कर सकता है अन्य ऑप्शनों में। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया हमारा प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो बताना दिलाना क्या हो जाएगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन अगला आया हमारा अलंकार से, और किसके बारे में पूछा है, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पूछा गया है। परिभाषा के आधार पर क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसे कोई टफ नहीं दिया गया है। क्या पूछा गया है इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, बताइए कब हो सकता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। पहले तो याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, उत्प्रेक्षा अलंकार का सम्राट कौन है। अगर पूछा जाए उत्प्रेक्षा अलंकार का सम्राट, तो बोला जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना ये कृष्ण भक्त थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे हिंदी साहित्य में जो 24 कवि है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी भी आते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जायसी से। ऐसे कवि जो मुस्लिम होने के बाद भी कृष्ण भक्त थे, तो उनका नाम क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्हें क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार का सम्राट बोलते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। कब हो सकता है, जिस समय संभावना दर्शाई जाए। उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में जब संभावना दर्शाई जाए उस समय क्या होता है हमारा, याद रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब शब्द आ जाते हैं, जैसे लिख सकते हैं हम मानो या जानो, मानो मनो, जानो जनेहू, मानो जानो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये हमारा आंसर है। उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। कल्पना कैसे, मानो ये सोहन के जैसा हो, मानो वो उसके जैसा हो। ठीक है, तो कल्पना की जाती है, कल्पना संभावना, संभावना। ठीक है, जो दिया गया उपमेय और उपमान की संभावना, कल्पना, कल्पना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो दिया गया भी उपमेय व उपमान में समानता नहीं होती है, सिर्फ संभावना दर्शाई जाती है। उसके बाद उपमेय का निषेध नहीं होता सर, निषेध आरोप भी नहीं होता। जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, नहीं होता, आरोप तो रूपक में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो इसी से मिलता जुलता है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं, और दूसरा होता जिस से दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए और जिस से दी जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
लेकिन अगर क्वेश्चन होता जिससे उपमा दी जाए तो वो हो जाता हमारा उपमान। तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे उपमेय और उपमान होते हैं। सही है। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, और जिससे दी जाए वो हो जाता है हमारा उपमान। ठीक है। उपमेय उपमान होते हैं, आपको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनमें से यौगिक, कैसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है? कौन सा? यौगिक सर्वनाम का, बताइए। इस आधार से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही दिया गया है हमारा। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है सार्वनामिक विशेषण से। जो हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है। हालांकि आपने पढ़े नहीं होंगे लेकिन इनके भी भेद होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के भेद होते हैं दो। यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया। और अब देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दो होते हैं जो हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। मौलिक जो मूल रूप में होते हैं उनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। जैसे शब्द लिख देते हैं हम, आएगा वह, यह, ये बिल्कुल मूल रूप में हमारे सर्वनाम। ठीक है। यह, वह, नेक्स्ट कोई, कुछ, यह वह कोई कुछ, बिल्कुल हमारे मौलिक सर्वनाम है हमारे। जबकि यौगिक क्या होते हैं? जो योग से बने होते हैं जिसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे क्या क्या आएंगे? ऐसा, उसके बाद नेक्स्ट ऐसा, जैसा, कैसा, जितना, इतना, उतना। तो मौलिक वो होते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जबकि यौगिक वो होते हैं जो योग के कारण बनते हैं जिसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से यौगिक बताना है, यौगिक सर्वनाम का विशेषण कौन सा दिया गया है, बताइए। तो देखो आप छांट सकते हो वह से, यह से और कोई से। यह, वह और कोई जो हमारे शब्द है ये हमारे मूल रूप में दिए गए हैं। देखो यहाँ पर जो दिए गए हैं मौलिक में, यह, वह, कोई और कुछ, ये हमारे मूल है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि जो दिया गया है ऐसा, देखो यौगिक में दिया गया है ऐसा, जैसा, कैसा, जितना, इतना, उतना, ये शब्द है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देख सकते हो किस आधार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ा तो अपडेट होने की जरूरत है। सही है। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन को करते हुए चलो। अब जो पैटर्न हमारा बदला है उसमें अच्छे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना था, इसका आंसर आपको देना था, लेकिन मुझे लगा कि ये समझाना चाहिए तो मैंने आपको समझा दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।